वंशराज जी, आपने सभी को सुन लिया। आपने लगभग लगभग बहुत सारे आप सवाल भी उठे हैं और बहुत सारे कहीं ना कहीं इफ एंड बट भी हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी का जो हथियार था, जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो उनके हथियार से उन्हें घायल कर दिया है आप लोगों ने, कि शीश महल को जो आपने राजमहल बनाया। लेकिन जो शीश महल का मसला है, मुद्दा, हमने पिछली बार भी जब चर्चा की थी इस मसले पे, तो हमने ये कहा था कि आपके लिए गले की हड्डी तो बना हुआ है, एक चीज। और दूसरा, जो बाकी चीजें हैं, जो आप चाहे आपका वो संत पुजारी ग्रंथियों वाला मसला हो, जो आप धर्म आधारित वाला एक, कि आपका जो है ये चुनावी हिंदुत्व, फिर ये जो जातीय कार्ड आप लोगों ने खेलने का प्रयास किया, तमाम है। तो कहीं ना कहीं घबराहट, चिंता, बेचैनी निश्चित तौर पर आप में, और जो अभी कांग्रेस वाला एक पक्ष भी उठाया जा रहा है कि भले ही आप लोग कहें कि सीधा मुकाबला, और कहना भी पड़ेगा, कहना भी चाहिए कि हमारा मुकाबला तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। तो तमाम जो स्थिति है, तमाम जो हालात हैं, बेहतर की आज की तारीख में तो आप लोग दिख रहे हैं कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्य मुकाबला आपका है वहां दिल्ली में, उसको बैकफुट पे खड़ा किया हुआ है। लेकिन आपके अपने जो कहीं सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, आपका जो 3 बार का कार्यकाल, उसमें बहुत सारी विफलताएं भी गिनाई जा रही, तो कैसे निपटिएगा ये सब? क्या आपको पार कर देंगे और आप शीश महल वाले मसले से बच जाइएगा? टिप्पणी आप। तो संजीव भाई, नमस्कार आपको और पैनल बैठे हमारे सभी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकारों को, सबको मेरा नमस्कार। मैंने एक एक करके सबका विचार सुना और मैं सबके विचार का सम्मान करता हूं। मैंने कुछ पॉइंट भी नोट किया और मैं चाहूंगा भी कि उस पर बात हो, जवाब भी सबको दिया जाए। देखिए, एक तो आप सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों ने पूछा, ये आपने शायद देखा होगा एक पोस्टर जारी करके, कि दिल्ली का सीएम कौन। जी जी, दिल्ली का सीएम कौन नहीं है हमारा, एक आज हमने एक पोस्टर जारी किया है। निश्चित तौर पर दिल्ली को, जनता को पता होना चाहिए कि उनका अभिभावक कौन होने जा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनका 12 साल का कार्यकाल है, जिन्होंने कई सारे काम किए, कई सारे कार्य नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए उसको उन्होंने साथ स्वीकार किया, जो एक डिलीवरी दिखाता मुझे लगता है, जो साफ गोई वाली राजनीति जिसको आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे काम किए जिस पर 2013 से लेकर जब जब हमने चाहे हमने महिलाओं की बस यात्रा मुक्त करने की बात हुई तो सवाल खड़े हुए, हमने कहा पानी फ्री करेंगे तो भी सवाल खड़े हुए, हमने कहा शिक्षा मुक्त करेंगे तो भी सवाल खड़े हुए, हमने कहा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो भी सवाल खड़े हुए। लेकिन वो सारी चीजें हमने करके दिखाए। हमसे पूछा गया अभी आंकड़ों की बात, वो शायद अब नहीं है इस डिबेट में। देखिए, हमने स्कूल की बात कर लीजिए तो पिछले 10-70 वर्षों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो दिल्ली के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन्होंने 24,000 क्लासरूम बनाए। हमने 10 सालों में नए 22,000 क्लासरूम बनाए। हमने 18 ब्रांड न्यू स्कूल बनाए। तो मैं फर्जी नहीं कर रहा हूँ, आप लिस्ट में आपको ये लिस्ट भी आपको दे दूंगा। 18 ब्रांड न्यू स्कूल बनाए, 4 नई अपडेटेड यूनिवर्सिटीज बनाई, 6 नए यूनिवर्सिटीज कैंपस बनाए और 12 नए स्कूल बनाए। 535 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर हमने लगभग 7 करोड़ लोगों का ओपीडी किया, ने लगभग 64,000 डेली मरीजों का, चाहे उनको टेस्ट की बात हो या उनको दवाई देने की बात हो। तो ये सारे काम आम आदमी पार्टी ने किया। और लेकिन एक ठीक बात कही आदरणीय बिलाल जी ने, कि आम आदमी पार्टी ने 2013 में कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। और हकीकत है कि 10 साल तक तो कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बारी बारी से ये कहती थी, करे भाई तो फ्री रेवड़ी है, तो फ्री रेवड़ी है, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, 13 में 30,000 करोड़ बजट था और अब 25 आते आते 80,000 करोड़ बजट हो गया। बिजली, बावजूद इसके कि हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका बजट भी बढ़ाया, सब जनता को लाभ भी दिया, बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं दी, उसके बाद भी हमारा बजट बढ़ा है। जाटों के मुद्दे की बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपने उठाई। देखिए, हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी, और एक बात मैं और भी यहां पर स्पष्ट कर दूं, अरविंद केजरीवाल जब हिंदू पुजारियों की बात करते हैं, ग्रंथियों की बात करते हैं, या हमारे मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, या दलित समुदाय, यानी अरविंद केजरीवाल जी हर वर्ग के नेता है, वो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे, क्योंकि हाँ, आप ये देखिए ना कि और भी पार्टियां हैं जो किसी जाति के नाम पे लड़ती है, कोई किसी धर्म के नाम पे लड़ता है, और हम ऐसी पार्टी है कि जो अपने मुद्दों पर लड़ते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर बिजली फ्री हो रही है तो दिल्ली के अंदर सबको उसका लाभ मिल रहा है। अगर बस की यात्रा फ्री हो रही तो चाहे वह कोई भी वर्ग की, कोई भी धर्म की महिला हो, उसको उसका लाभ मिल रहा है। और जो हमने योजनाएं दी, आप देखिए, हम कह रहे हैं कि भाई महिला सम्मान योजना के तहत, जिसके अभी आंकड़े आदरणीय बिलाल इकबाल जी ने रखा, बहुत अच्छे आंकड़े रखते हैं कि 40% महिलाएं हैं, 16% बुजुर्ग हैं। हमने कहा कि हम महिला सम्मान योजना लाकर 2100 रुपए हर महिला को लाभ देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, यानी अंबेडकर जी को बदनाम किया। हमने कहा हम 16% बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत
जो 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको लाभ देंगे, उनको जो है सारा का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, चाहे वह प्राइवेट में कराएं चाहे सरकारी में कराएं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, मैं सिलसिलेवार से बता रहा हूं, पूर्वांचल के लोग तो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, फलाना है, ढिमाका है। हमने कहा हम ऑटो वालों को 1 लाख रुपए उनकी बेटियों की शादी में देंगे और 2 बार 2,500 रुपए उनके ड्रेस के लिए देंगे। इनके नेता गाली देने लगे। रमेश बिजोड़ को आपने सुना? वंशराज जी, आप पार्टी की पूरी राजनीति वहीं टिकी हुई है कि मुफ्त बांटकर कैसे हम चीजों को कर डालें, वही सबसे ज्यादा है। आपने देखिए आक्षेप आप पार्टी पे वंशराज जी यही है कि उसने एक जो ठीक है अपना अपना राजनीति करने का हर नेता का एक तरीका है, और जो केजरीवाल साहब ने किया है, देश इससे सफर तो करेगा आगे जाके और कर रहा है। ठीक है, आप कुछ कर पा रहे हैं, हम बजट भी अपना पैदा कर ले रहे हैं या हम बढ़ा रहे हैं सारी, लेकिन ये जो कब तक बांटिएगा, कितना बांटिएगा? आपको चौक किया हुआ है केंद्र की सरकार ने, वहीं बैठी सरकार आपके नाक जो नीचे आप हो उनकी नाक के नीचे, वो आपको हर बार हर जगह चौक करती है। और हमने आज देखा हिमाचल प्रदेश में तनख्वाहें बांटना मुश्किल हो रहा है, और आप एक खजाने को आप बिल्कुल खाली करने जैसे हालत है कि आप आइएगा तो अब आपके कितना बोझ बढ़ने वाला है, वो आंकड़ा भी आप प्रस्तुत करिएगा कि इतना बोझ और बढ़ेगा खजाने पर। देखिए संजीव भाई, 2 तरीके की राजनीति है, 2 तरीके का मुझे लगता है इकोनॉमिक्स है। एक तो नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक्स का आपको पता है, पूरे देश में महंगाई कर दो, पेट्रोल 100 रुपए, पेट्रोल डीजल 100 रुपए कर दो, गैस का सिलेंडर 1300 रुपए कर दो, और उसका फायदा किसको दो? अपने मित्र अडानी को और चंद पूंजीपतियों को दो। आपको पता भी कॉर्पोरेट का कितना ज्यादा टैक्स इन लोगों ने माफ किया, कितना ज्यादा एक तरीके से लोन माफ किया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि जनता से आप जो टैक्स का पैसा ले रहे हैं आप उसको जनता को लाभ दीजिए। एक सांसद को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। हमने कहा भाई एक आम आदमी को 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं मुफ्त मिलनी चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है। और हमने देखिए बजट की जो बात आप कह रहे हैं, आज तक हिंदुस्तान में ये होता था कि कोई मान लीजिए रोड पास हुआ 100 करोड़ रुपए का, तो वो बनते 500 करोड़ रुपए का हो जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में पहली बार हुआ कि हमने 5 फ्लाईओवर बनाकर 350 करोड़ रुपए बचा लिया। तो ये पहली बार दिल्ली और देश की जनता ने देखा कि एक सरकार 100 करोड़ के बजट को, 100 करोड़ का कोई पुल का बजट है, उसको हम 70 करोड़ रुपए में एक तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और 30 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। तो जो 30 करोड़ रुपए बच रहा है वो हम स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, ये सब सेवाएं देने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। आपने एक बात उठाई जाटों के मुद्दे को, जिसको हम जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2015 और 2019 में जाट समाज को, दिल्ली के अंदर जो हमारे जाट समाज के भाई लोग हैं, उनको बुलाकर उनके घर पर चर्चा किया कि इस बार जो है जो दिल्ली के जाट समाज के लोग हैं इनको केंद्र की ओबीसी की लिस्ट में हम लेकर आएंगे। और कितना दुर्भाग्य है, कितने बेवकूफ बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दिल्ली के जो जाट समाज के हमारे भाई बंधु हैं उनको केंद्र सरकार के किसी संस्थान में कोई व्यवस्था नहीं मिलती रिजर्वेशन की। राजस्थान का भी आदरणीय जो है बिलाल जी ने उदाहरण भी दिया कि राजस्थान का जाट समाज का नौजवान आता है, वो डीयू में एडमिशन ले लेता है, वो पुलिस भर्ती में एडमिशन ले लेता है, पुलिस भर्ती में आरक्षण ले लेता है, लेकिन दिल्ली के नौजवानों को इसका लाभ नहीं मिलता। तो इन्होंने जो बेवकूफ बनाने का काम किया, उससे जो है दिल्ली के जाट समाज का भी नौजवान इनको इस बार जवाब देगा। एक आदरणीय हेमंत जी ने एक सवाल किया कि हिंदुत्व के ठेकेदार है आरएसएस और बीजेपी। जी बिल्कुल नहीं। देखिए आपके विचारों को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न राष्ट्र के, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बंगारू लक्ष्मण ने, कैमरे के सामने रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे, पूरे देश ने देखा था। ये राम मंदिर के निर्माण के नाम पे कैसे सबने देखा कि कैसे 2 मिनट में 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ बेचने का काम किया, उस मंदिर में भी दलाली खाने का काम किया। इसके पहले जो कुंभ मेला हुआ उसमें सीएजी की रिपोर्ट आई कि 32 करोड़ का घोटाला हो गया। तो ये हिंदुत्व के भी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, ये सब फर्जी लोग हैं, कालनेमी लोग हैं और देश की जनता इनको जानती है। आपने कहा शीश महल की बात, और मुझे लगता है कि शायद संजीव जी आपके साथ जो पिछली डिबेट में हमने ये कहा भी था कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करी, तो हमने किया था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने आमंत्रित किया देश की मीडिया को, आई चलिए जिस कमोड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आइए चलिए देखते हैं कौन से कमोड की बात कर रही है। कहां है सोने का कमोड, कहां है स्विमिंग पूल, क्या ये बैचलर लोग, हर जगह कपड़ा फैला हुआ है। चलिए देखते हैं कौन से कमोड की बात कर रही है। कहां है सोने का कमोड, कहां है स्विमिंग पूल, कहां है मिनी बार। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ ये भी कहा कि हम भी चलेंगे पीएम आवास देखने, जिस राजमहल की बात हो रही है। बहुत माफी चाहते होंगे कि जैसा मोदी जी पे आक्षेप होता है कि वो
मतलब इतना जबरदस्त झूठ बोलते और इतनी सफाई से बोलते हैं जिसकी कोई सानी नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक पूरी फिगर दिया है वो पीएम हाउस में क्या क्या है, इतने 6900 आंकड़े, कौन से आंकड़े देश को अभी समझ नहीं आएगा जैसे चल रहा है। उनसे बड़ा हम एक खेल खेल सकते हैं, इस तरीके की एक ध्वनि उत्पन्न हुई है आप लोग के वो दावे से। नहीं, हमने देखिए, हमने सहार स्वीकार किया। हमने कहा कि देश को और दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम तक, जिसके पास ना कोई नेता है ना कोई मुद्दा है, वो जो दिन रात झूठ परोस रही है, कमोड कमोड चिल्ला रही है। आइए चलिए देखते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने हम लोग को जाने नहीं दिया। लेकिन हम ये भी चाहते थे कि चल के राजमहल देखे ना, जो 27 करोड़ का बना हुआ है, जहां पर 12 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, जहां 5000 सूट रखे हैं और एक एक सूट 10-10 लाख का है, जहां 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, जहां 10-10 लाख की कई सारी पेन रखी है, जहां 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, जहां 8,000 करोड़ की हवाई जहाज है, जहां 800 जूते हैं। बताइए ना कौन फकीर इतनी व्यवस्थाओं को लेकर चलता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी एक्सपोज हो गई। एक सवाल और था आदरणीय हेमंत जी का, इन्होंने कहा कि आरएसएस क्या है। भाई आरएसएस को आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? और आपने ये बात स्वीकार की और हम लोग भी ये बात जानते हैं कि आरएसएस खुद को क्या कहती है। आरएसएस कहती है हम एक सांस्कृतिक संस्था है जो देश में नीतियों की बात करती है, बहुत नैतिकवादी संस्था है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दरअसल आरएसएस की कोख से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से, उसके माई बाप से सवाल कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी कि अभी आप दिल्ली का चुनाव शुरू होगा और आप हर राज्यों की तरह यहां भी आओगे वोट मांगने। तो एक तरफ जो परवेश वर्मा, ये आपने देखा था कि किस तरीके से नोट बांट रहा था गली गली, दूसरी तरफ आप ही का नेता रमेश बिदूरी जो महिलाओं को सरेआम गालियां दे रहा है, 40% दिल्ली की महिलाओं को। तो क्या इस पर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या नहीं हो, इस पर मुझे लगता है इनको जवाब देना चाहिए था। एक लास्ट सवाल यह है कि कांग्रेस ने, सच्चाई तो यही है संजीव भैया, कि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अपना धनुष बाण रख लिया है। अशोक गहलोत का बयान आपने सुना, चौहान जी का बयान आपने सुना, और अभी आपने देखा कि इंडिया अलायंस के तमाम ऐसे दल हैं, चाहे वह आदरणीय ममता जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, सारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। ठीक, मैं